लाइव आ चुके हैं सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बेहतर, जबरदस्त और जिंदाबाद। कल हम चौथी पंचवर्षीय योजना को डिस्कस कर चुके थे। अब बारी थी पांचवी पंचवर्षीय योजना की। क्या कहती है पांचवी पंचवर्षीय योजना? आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी दादा, उस पंचवर्षीय योजना में हुआ ये था कि इमरजेंसी लग गई थी। और इमरजेंसी में आप जानते हैं कि कांग्रेस के बाकी दलों के साथ संबंध जो हैं वो बहुत जो है संबंध खराब हो गए थे। बहुत सारे कानून बने, कानूनों के तहत नेता जेल में भेजे गए। एक रोचक किस्सा तो ये भी है कि जो लालू यादव हैं वो जेल गए, जेल में थे वो तब उनके बेटी पैदा हुई। उस समय एक कानून हुआ करता था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज एक्ट जो है। तो अगर आप कोई गड़बड़ करोगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। अगर आप आपातकाल में प्रदर्शन करोगे, आप जो जरूरी चीजें हैं उनमें ऑब्स्टेकल पैदा करोगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। ऐसा कानून मीसा था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मीसा कानून। तो कहते हैं कि जब मीसा कानून पैदा हुआ, जब बना, तो मीसा के तहत लालू यादव जेल भेज दिए गए। और वहां उन्हें पता चला कि बेटी पैदा हुई है, तो उन्हीं का नाम पर रख दिया मीसा भारती। जानते हैं मीसा भारती है, तो मीसा भारती वही है। मीसा भारती एक कानून था, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विस एक्ट था, कि भाई अगर कोई भी प्रदर्शनकारी इस तरीके से हड़ताल प्रदर्शन करता है और वो बहुत जरूरत की चीजों को भी नहीं सप्लाई होने देता, तो उसको हम जेल भेज देंगे, जिसे मीसा कानून कहते थे। क्या कहते थे? मीसा कानून। बहरहाल इन्हीं सब उठापटक में पांचवी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखिए भैया, पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। किसी भी देश की तरक्की में जब तक राजनीतिक स्थायित्व नहीं आएगा, जब तक लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि सरकारें हैं, ये सरकारें चलेंगी, तब तक वो देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर रोज सरकारें बदलेंगी, आयाराम गयाराम हो जाएगा, दल बदल होता रहेगा, सरकारें गिरती रहेंगी, हर 6 महीने इलेक्शन होते रहेंगे और सरकार पर तरह तरह के आरोप लगते रहेंगे, तो आप बिल्कुल भूल जाओ कि कोई देश तरक्की कर सकता है। तो स्थायित्व जरूरी था। इसी समय एक ऐसा दौर आया कि जब इंदिरा गांधी जी पर यह आरोप लगा कि इंदिरा गांधी जी ने जो इलेक्शन लड़ा है, वो उस इलेक्शन में उन्होंने सरकारी अधिकारियों का प्रयोग किया। देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम यह कहता है कि आप इलेक्शन लड़े फेयर, और फेयर इलेक्शन कौन सा होता है? सही इलेक्शन वो है कि जब आप सरकार की किसी भी मशीनरी का इस्तेमाल ना करें। इंदिरा गांधी जी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है उसमें बहुत सारे इंटेलिजेंस के अधिकारियों का प्रयोग किया। एक आरोप तो यह भी था कि जो टेंट लगा था, जो माइक था, वो माइक जो है सरकारी पैसे से आया था। तो जस्टिस सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनमें यह मुकदमा चल रहा था, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसा हुआ है, और उन्होंने कहा कि हम इंदिरा गांधी के इलेक्शन को जो है इलीगल डिक्लेयर करते हैं। जब कोई व्यक्ति सांसद ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है? तो इस बात पर बात आ गई कि जब ये सांसद ही नहीं रही, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर ये बैठी हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तभी इंदिरा गांधी ने एक जो है नई कहानी रची और जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनसे कहा कि भाई आप इमरजेंसी लगा दीजिए। और क्योंकि देश को लोग जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात या छोटी बात का फैसला तो कोर्ट ने कर दिया था। आप कौन है इस बात को कहने वाले कि बड़ी बात नहीं है कि छोटी बात नहीं है? अगर ऐसा हुआ है तो आप आरोपी हैं, और कायदा सबके लिए है, विधि का शासन है हमारे देश में। तो इंदिरा गांधी जी पर यह आरोप लगा कि आपने ना गलत तरीके से चुनाव लड़ा है, और उनकी सरकार गिराने वाली बात चल पड़ी। लोगों ने यह कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अच्छा, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर ही थे जो ये कहते थे कि भाई अगर ये इस्तीफा दे देंगी तो आपदा में अवसर बन जाएगा, ऐसा हो सकता है कि हमारा ही नंबर आ जाए प्रधानमंत्री बनने का। तो यह विरोध कांग्रेस का अंदर और बाहर दोनों से था, और उस समय इंदिरा गांधी जी की नीतियों को कोई बहुत ज्यादा समर्थन मिल नहीं रहा था। उसी में से एक थे जयप्रकाश। अगर आप जानते हो तो जयप्रकाश नारायण, जेपी योजना, सर्वोदय योजना जिन्होंने पेश की थी, बिहार के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। और एक मोरारजी देसाई हैं, है ना। अभी आज चूंकि अटल जी के रिगार्डिंग आज का दिन भी है, तो आप समझिए कि अटल जी भी इसमें थे। मतलब और बहुत सारे नेता जो जेल गए, और इंदिरा गांधी को एक ही रास्ता नजर आया कि क्या लगा दी जाए, इमरजेंसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो इमरजेंसी में होता क्या है कि लोकसभा की अवधि बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? लोकसभा की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी घटना थी, इस ड्यूरेशन की। इस ड्यूरेशन की सबसे बड़ी घटना यही है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से शुरू हुई। वर्ष 1974 से प्रारंभ, 1974 से 1979 की इसकी अवधि थी। अगर सही सलामत चलती तो 1979 तक ही चलनी थी, है ना।
की अवधि थी, लेकिन हुआ क्या आप जानते हैं, इसी बीच आपातकाल लगता है, इसी बीच आपातकाल लग गया, ये नोट कीजिए, इसी अवधि में आपातकाल लगा, इसमें ही वर्ष 1975 की बात है, 1975। देखिए छोटी छोटी जानकारी बड़ी काम की होती है, अगर आप इन छोटी छोटी जानकारियों को नहीं रखते हैं तो जीके जीएस अच्छा नहीं हो सकता। आपको अपना मस्तिष्क एक ब्रॉड लेवल पर सोचने के लिए विकसित करना होगा। हमारी जो आज उम्र है, इस उम्र में भी हम जो है मल्टी डायमेंशनल चीजों को सोचते हैं कि अपनी कैसे चीजों को इंप्रूव किया जाए। आपको मल्टी डायमेंशनल सोचना होगा, हर तरीके से सोचना होगा, ठीक है। वर्ष 1975 में आपातकाल लगा, आपातकाल लगा, और जब वर्ष 1978 में आपातकाल की समाप्ति हुई, जब वर्ष 1978 में आपातकाल का अंत हुआ, आपातकाल का अंत हुआ, मेरे प्यारे साथियों, आप लच्छेदार बातें करके, मीठी मीठी बातें करके वोट तो ले सकते हैं, हो सकता है एक बार आपको सत्ता भी मिल जाए, लेकिन सत्ता स्थायित्व रहे इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जनता के लिए काम करें, है ना। देखिए जनता एक बार तो प्रैक्टिकल कर सकती है, लोगों ने, आपने कई ऐसे उदाहरण है भारत की राजनीति में कि एकदम से एक सितारा उभरा और उसको सत्ता मिली, लेकिन वो लोग सत्ता को सही यूज नहीं कर पाए। सत्ता एक बड़ी खराब चीज है, जिसे नेगेटिव वर्ड है ये। सत्ता आपकी जिम्मेदारी और का नाम है। आप अगर सत्ता में आने के बाद अपनी जिम्मेदारी आप समझते हैं तो नो डाउट आपकी जो सत्ता है वो लंबी चलेगी, लेकिन सत्ता को आप एक ताकत के रूप में देखते हैं, एक अधिकार के रूप में देखते हैं, एक बपौती के रूप में देखते हैं, तो एक ना एक दिन आपको सत्ता से जाना है। और ये किसी ने सर्व सत्य कहा है कि जो सत्ता होती है ना वो समय की बेटी है, और समय हर किसी, एक बार तो किसी का भी आ सकता है, लेकिन उस समय को बनाए रखना अपने आप में टफ टास्क है। एक बार तो किसी का भी समय आ सकता है। हमारे यहाँ कहावत है कि 12 साल में तो कूड़ी पे भी बाहर आ जाती है, तो वो तो ठीक है, एक बार तो समय किसी का भी आ सकता है, लेकिन उस समय को बना के रखना अपने आप में टेढ़ी खीर है, और नहीं बना के रख पा रहे हो तो फिर मामला खराब हो जाएगा। आपातकाल का अंत हुआ और जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने ये जो पंचवर्षीय योजना थी जो 1979 में खत्म होनी थी, इसे 1978 में ही समाप्त कर दिया। और इस योजना को, योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया। एक वर्ष पहले ही क्या कर दिया जाता है, एक वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया। और जो एक वर्ष पहले हो रहा था, ये एक वर्ष पहले अर्थात 1978 में ये आस्किंग क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसको एक वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था। ये पूछा हुआ सवाल है, और मेरे प्यारे साथियों इसको याद रखिएगा, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसे एक वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था 1978 में। यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसे एक साल पहले खत्म कर दिया गया। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। देखिए आपातकाल एक राजनीतिक घटना है। इस राजनीतिक घटना, इस पॉलिटिकल इंसिडेंट का उद्देश्य तो यही था कि इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि वो सत्ता में बनी रहे। आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि उनके जो विरोधी थे, अपने विरोधियों को या तो उन्होंने शांत कर दिया या वो जेल भेज दिए।
लेकिन वो जानते थे कि अंतिम शक्ति तो जनता के ही पास है। अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास। तो इसी बीच उन्होंने बहुत सारे काम जो हैं इस पंचवर्षीय योजना में करने की सोची और उन्होंने किए भी। ठीक है, जैसे इन्होंने शुरू किया क्या, एक इसका उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन, और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और क्या प्राप्त करना? आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। वो जो विचार था कि गरीबी हटानी है, गरीबी हटाओ, वो नारा इस पंचवर्षीय योजना में बलवती हो गया। इस पंचवर्षीय योजना में उस नारे को बहुत जोर शोर से जो है लोगों के दिल में पहुंचाया गया है। लोग, नारे ऐसे होते हैं जो जनता के दिल में गड़ कर जाते हैं। नारे ही हैं जो आपको राजनीति में बड़े अच्छे ऊंचा मुकाम तक पहुंचा देते हैं। वह कई बार आपने देखा होगा, इस बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, इस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारे घर घर पहुंच जाते हैं। और जब घर घर पहुंच जाते हैं, हर चीज के पीछे आप ये लगा देंगे मोदी है तो मुमकिन है, तो ऐसा लगता है कि ही इज नॉट ए गाय, ही इज ए सुपरमैन। तो इंदिरा गांधी जी को भी सुपरमैन बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने कहा कि इंदिरा का मतलब इंडिया है और इंडिया का मतलब ही इंदिरा है। और गरीबी हटाओ, तो इसमें याद रखिएगा जो गरीबी हटाओ का नारा है वो जोर शोर से लिया गया। गरीबी हटाओ का नारा जोर शोर से चला। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो जोर शोर से चला। नारा जोर शोर से चला, जोर शोर से चला। तो इसीलिए कई बार ये भी लोग पूछ लेते हैं कि ये बताइए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना की देन है। इसको हमने कल भी क्लियर किया था कि अगर आपसे ये डेडिकेटेडली पूछ ले कि गरीबी हटाओ का नारा किसकी देन है, तो आप इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना लगाएंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना लगाई जाएगी। ठीक है, इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें ही भैया 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत होती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। यहीं से शुरू होता है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू हुआ। यहीं से शुरू होता है काम के बदले अनाज। काम के बदले अनाज कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये इसी पंचवर्षीय योजना की देन थी। लेकिन मैं बता दूं कि माहौल कुछ ऐसा था, है ना, माहौल कुछ ऐसा था कि चीजें सेटल हो नहीं पाई। एक ऐसा माहौल इंदिरा गांधी जी के खिलाफ बन गया था कि 1978 में जब वो चुनाव की डिक्लेरेशन करती है कि मैं चुनाव कराने जा रही हूं, मैं क्या जा रही हूं, मैं चुनाव कराने जा रही हूं और आपातकाल के अंत की घोषणा करती हूं, फिर एक देश में ऐसा माहौल था कि जनता पार्टी की सरकार आई। ये याद रखिएगा कि जो जनता पार्टी थी वो कोई एक पार्टी नहीं है, बहुत सारे दलों ने मिलकर एक दल को बनाया था। जनता पार्टी क्या थी, इसमें बहुत सारे पार्टियां थी। जनता पार्टी की जो सरकार है भैया, इस सरकार में बहुत सारे दल जो हैं शामिल थे, बहुत सारे दलों को इसमें शामिल किया गया था। जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें बहुत सारे दलों को शामिल किया गया था, ये कोई एक दल नहीं था। ये जो जनता पार्टी है कोई एक दल नहीं था इसमें। कोई कहे कि जी कौन सी पार्टी थी, तो आज की जो बीजेपी है
वो भी इसी में थी। जनता पार्टी बहुत सारे दलों का समूह था। जनता पार्टी बहुत सारे दलों का समूह था, बहुत सारे दलों का समूह था। जो लोग इस बात का निर्णय कर चुके थे कि भाई किसी भी सूरत हाल में इंदिरा गांधी को हटाना ही है। समूह था जिसमें जनसंघ भी थी, जिसमें एक पार्टी थी जनसंघ, जनसंघ भी थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, यही जो जनसंघ है, ये जनसंघ आज की बीजेपी है। यही जनसंघ क्या है? आज की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी है। ठीक है, ये क्या है? यही जो जनसंघ है, इसमें यही आज की बीजेपी है। तो इसको 1978 में इसे समाप्त जो है घोषित कर दिया गया था। ये योजना 1 साल पहले दी एंड कर दी गई। ठीक है, अब आइए साहब, इसमें क्या है कि एक अगली योजना, चूंकि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे, जनता पार्टी ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर जो जनता पार्टी है ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अनवरत योजना शुरू करने का निर्णय लिया। कौन सी योजना करने का शुरू लिया? अनवरत योजना। अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का क्या अर्थ है? इसको योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया। प्रारंभ करने का क्या लिया? निर्णय लिया। आपको मैं एक चीज बहुत छोटी सी समझाना चाह रहा हूं, जो आपको समझनी भी चाहिए। ज्यो द्राज करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मनरेगा की योजना बनाई थी। आप जानते हो, विकसित भारत जी राम जी योजना अब शुरू हो गई है ना। उन्होंने एक चीज, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, उसको समझिएगा कि भारत को ना समृद्धि दर की जो सनक है, इससे बाहर आना पड़ेगा। मतलब हम समझे नहीं सर। मतलब यह है इस बात का कि कई बार सरकारें कि भाई अच्छी समृद्धि दर होनी चाहिए, उस चक्कर में हर वो प्रयास करती हैं जो कई बार उल्टा पड़ सकता भविष्य में। कहना यह है लोगों का कि भाई समृद्धि दर तो ठीक है। अब सवाल यह है कि जी, हम ये अखबार में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वर्ल्ड बैंक जो है, सर ये न्यूज आती है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतने प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रही है। 100% हम सब इन सब बातों को सुनते हैं। अखबार कभी ना कभी तो पढ़ते ही होंगे, अगर एक रोज ना भी पढ़ा तो कोई बात, लेकिन कभी ना कभी अखबार जो है हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो है भारत जो है इतने % की आर्थिक वृद्धि दर से आगे बढ़ने की संभावना है। और जब ये इस प्रकार की संभावनाएं आती हैं तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की निगाह आ जाती है। अरे देखो, IMF ये कह रहा है भारत इतनी तेजी से तरक्की करेगा, तो चलो वहां पर पैसा लगाया जाए। IMF भी कहता है कि कुछ पैसे वैसे चाहिए तो बताना, उसे पता है कि वापस मिल जाएंगे पैसे। वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि खूब पैसा देंगे हम तुम्हें। इन्वेस्टर्स भगे चले आते हैं, लोन भगे चले आते हैं। तो सरकारें कोशिश करती हैं कि चाहे जैसे भी हो, बाई हुक और बाई क्रुक, जैसे भी करके वो करें, वो समृद्धि दर को ऊंची दिखाएं। लेकिन कई बार ये पता चलता है कि ये सब चीजें कागज पर तो दिख रही हैं ठीक, लेकिन अंदर खाने सच्चाई ये है कि जनता में असंतोष पनप रहा है। जनता वहीं की वहीं है, गरीबी वहीं की वहीं है, बेरोजगारी वहीं की वहीं चल रही है, जनता परेशानी का स्तर वहीं का वहीं चल रहा है, किसानों की आत्महत्या वहीं की वहीं है। तो लोग ये सोचते हैं कि फिर ये कौन लोग हैं जो इतना बता देते हैं कि इतनी तरक्की हो गई। मेरे हिसाब से आप इन सब बातों को समझते हैं और इन सब चीजों जूझा भी, ये बड़ी वैसी चीज है, प्रैक्टिकली बात है, हम देखते हैं। तो जो द्राज जो उन्होंने कहा कि इस सनक से बाहर निकलना होगा। ये जो सनक है कि ऊंची समृद्धि दर होनी चाहिए, ये दुनिया को तो अच्छा दिखाती। ऊंची समृद्धि दर तभी बहुत बेहतर है जब जनता को क्या हो, जब जनता को निचले स्तर पर भी इस बात का सेटिस्फैक्शन हो कि हां,
अगर कागज पे अच्छा चल रहा तो वैसे भी कुछ अच्छा ही चल रहा है। नहीं समझ में आई साहब? तो मेरे प्यारे साथियों, आप समझिए कि समृद्धि दर जो है, क्यों सरकार इतनी जो है उसके प्रति जो क्रेजी रहती है। समझ गए? ये आता है अखबार में। चलिए, तो रोलिंग प्लान प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अब सवाल यह आता है कि रोलिंग प्लान होता क्या है, रोलिंग प्लान की जानकारी कहां से मिलती है? रोलिंग प्लान की जानकारी कहां से मिलती है? देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है एशियन ड्रामा। गन्नार मृडल जो हैं, गन्नार गुन्नार मृडल एक अर्थशास्त्री हैं। इसकी जानकारी इसकी जानकारी गुन्नार मृडल गुन्नार मृडल की पुस्तक है एशियन ड्रामा से मिलती है। एशियन ड्रामा से मिलती है। एशियन ड्रामा से मिलती है। यहां से आपको एक बात समझनी होगी कि जो भी लोग अच्छा मानते हैं सब इस चीज को कि नेता अच्छे लोग होते हैं, है ना, नेता अच्छे लोग हैं, नेता अच्छे लोग हैं, लेकिन नेता कितनी अर्थशास्त्र जानते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जी? नेता जो हैं कितना अर्थशास्त्र जानते हैं इस बात को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। नेता जितने अर्थशास्त्र जानते हैं सबको पता है। याद रखिएगा कि इसको इसको भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, भारत में लागू करने का जो श्रेय है प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, प्रोफेसर डीटी लकड़वाला और जनता पार्टी को जाता है। और जनता पार्टी को जाता है। बात सारी ठीक है जी। ये नहीं बताए हैं कि होता क्या है, ये नहीं बता रहे हैं कि रोलिंग प्लान क्या होता है। अगर आप देखें कि रोलिंग प्लान क्या है, रोलिंग प्लान का अर्थ है कि एक साल की योजना बना रहे हैं, आगे बढ़ा देंगे, एनालिसिस करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे कि ये कहां तक पहुंची बात। अब मान लीजिए कि ये निर्णय लिया गया कि 1000 पुल बनाए जाएंगे और 1000 पुल के लिए 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए। पता चला कि पुल बनाने में इतना बड़ा झमेला है कि पुल एक ही बन पाया और उसमें ही 200-300 करोड़ रुपए खर्च हो गए। भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ जाते हैं। राजीव गांधी साफ कहते थे कि चलता ऊपर से रुपया है, नीचे चवन्नी पहुंचता है। राजीव गांधी क्या कहते थे कि ऊपर से रुपया चलता है, नीचे चवन्नी पहुंचती है। ये घिस रहा है, पता नहीं रुपया क्या हो रहा है। तो ऐसे में हम देखेंगे कि जो हमने पहले देखा, जो हमने पहले किया था, ठीक है, जो पहले किया उसको देख रहे हैं, एक बार एनालिसिस करते हैं। इसमें विश्लेषण के आधार पर रोलिंग प्लान क्या है, इसमें विश्लेषण के आधार पर आगे बढ़ाया जाता है। रोलिंग प्लान क्या है? रोलिंग प्लान में विश्लेषण के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। विश्लेषण के आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। कब शुरू हुई? 1978 से यह शुरू होती है। अनवरत योजना का जो काल है, अनवरत योजना का काल
1978 से शुरू होता है, 1980 तक चला। अब सवाल यह है कि 1980 तक क्यों चला? यह इंडिया है बाबूजी, यहां पर लोगों को बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती है कि ओ शिट, गलती हो गई है। जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें दो दो तीन तीन तो प्रधानमंत्री थे। खुद मोरारजी देसाई एक सन की व्यक्ति माने जाते हैं। खुद मोरारजी देसाई क्या माने जाते हैं कि थोड़े उल्टे पुल्टे किस्म के थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी के बारे में यह समझ लो कि वो कई बार तो यह भी कहते थे कि मैं नेहरू जी से बड़ा नेता हूं। कांग्रेस में ही थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में आप ये समझ लो कि नेहरू और गांधी परिवार से बिगाड़ के तो आप कुछ नहीं बन पाओगे। वर्तमान में तो स्थिति कुछ सुधार पे है, लेकिन एक समय पे तो ऐसा था कि आप भूल जाइए इस चीज को। नेहरू परिवार ही कांग्रेस था, कांग्रेस ही नेहरू थी। नेहरू तो ये एक दूसरे के नाम से जाने गए। मैंने बताया कि नारा गढ़ दिया गया कि इंडिया ही इंदिरा है, इंदिरा ही इंडिया है। तो जब इस प्रकार की चीजें थी तो मोरारजी देसाई साहब को लगता था कि यार बहुत ज्यादा मैं कुछ हासिल कर नहीं पाऊंगा। और लोग ये भी कहते थे कि खुद मोरारजी देसाई जो बंबई से आते थे एक सन की किस्म के व्यक्ति थे, और अपने आप को बहुत बड़ा नेता दिखाने के चक्कर में कई बार वो बहुत छोटे छोटे नेताओं की बेइज्जती कर दिया करते थे। तो होता यह था कि लोग खुद नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई जो है कभी प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता संग्राम में रहे तो एक इज्जत थी, लोग खुल के सामने बोल नहीं पाते थे। 1978 में एक मजबूरी सी बन गई कि मोरारजी देसाई साहब को पीएम बनाया जाए। पीएम बने तो उप प्रधानमंत्री पद का पद सृजन हुआ, उप प्रधानमंत्री बने, जैसे चरण सिंह जी जो थे वो उप प्रधानमंत्री थे। अब ये पार्टी खींचातान का शिकार हो गई। मैंने बताया कि बहुत सारे दलों ने मिलकर यह पार्टी बनाई थी। बहुत सारे दल थे इसमें, बहुत सारे दलों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था। तो इस पार्टी में अंदर ही अंदर खींचातान चलने लगी, और यह बात जनता को पता चल गई कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या हमारा भला करेंगे। मैंने क्या बताया कि राजनीतिक स्थायित्व तो जरूरी होता, अब अंदर से ही जो है झगड़ा शुरू हो गया, आपस में खींचातान चल रही है पद को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर। झगड़ा इस बात का भी था कि इंदिरा गांधी के साथ क्या किया जाए, इंदिरा गांधी के साथ क्या किया जाए। इंदिरा गांधी को जेल भेजने पर उतारू आमादा हैं ये लोग। देखिए, आप किसी भी नेता के साथ अगर ज्यादती करेंगे जिसकी पॉपुलैरिटी ठीक ठाक है, तो याद रखना कि आप तो ज्यादती करोगे, वो सिंपैथी बन जाएगी। आप अगर मान लें कि जैसे आज मोदी जी हैं और कल को सरकार ना रहे, और विपक्ष इस बात पे आमादा हो जाए कि हम जेल भेज कर रहेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे, तो आप उल्टा गेम कर दोगे। फिर आप सिंपैथी ला दोगे उस आदमी के साथ, है ना। इंदिरा गांधी जी पर आरोप थे कि बकरी चुराई है इन्होंने, कटहल चुराया है, मतलब इस तरीके के आरोप, मुर्गी चुराई है इन्होंने। छोटे छोटे आरोपों को लगाकर इंदिरा गांधी को जेल भेजने पर आमादा थे, और इसी रस्साकसी में जनता पार्टी में गड़बड़ हो रही थी। तो 1980 में फिर जो है एक ऐसी घटना हुई बिहार में एक दलित बेलछी एक जगह है, वहां पर एक दलित परिवार को आग लगा दी जाती है। इंदिरा गांधी बेलछी जाने का निर्णय करती हैं कि हम वहां जाएंगे ही जाएंगे, चाहे जो हो जाए। और कहते हैं कि मानसून चल रहा था, ट्रैक्टर फंस गया, जीप फंस गई, नदी को पार करके उस गांव में जाना था। जब नदी को पार करके उस गांव में गए तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हाथी पर बैठ के चले हम जाएंगे, पर हम जाएंगे। कहते हैं कि जब वो हाथी पर बैठ के वहां गई हैं बेलछी में, तो एक लोगों को पता चल गया कि सी इज अ लीडर ऑफ अस, ये हमारी वास्तविक नेता है, ये है वो जो जमीन से जुड़ी हुई नेता है। हाथी पे बैठ के नदी को पार कर जाना ये अपने आप में एक टफ टास्क था। और इंदिरा गांधी वांट टू गिव इन ए मैसेज, वो एक मैसेज देना चाहती थी कि नेता मैं ही हूं। बस नारा चल पड़ा, इंदिरा लाओ देश बचाओ, क्योंकि देश खतरे में नजर आ रहा था कि ये तो आपस में खुद लड़ रहे हैं, ये कहां हमारा कुछ कर पाएंगे। देखिए, इन सब बातों को बताने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप ना चीजों को समझें कि हुआ क्या था। अगर नहीं समझें गड़बड़ हो जाएगी। एक नारा चल पड़ा, इंदिरा लाओ देश बचाओ। आपको यह पता होना चाहिए कि 1980 में यहां पर जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। जनता पार्टी की सरकार गिरी, जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। गिर जाती है और
इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी होती है, और इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी होती है। इंदिरा गांधी की क्या होती है? सत्ता में वापसी। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी होती है। एक नारा गढ़ा गया, यहां पर एक और नारा गढ़ा गया है। एक नारा लगा, इंदिरा लाओ देश बचाओ। इंदिरा लाओ देश बचाओ। इंदिरा लाओ देश बचाओ। जो बच्चे और कुछ गहनता से समझना चाहते हैं, वैसे तो मैंने बोल के ये बात समझाई है, आप इस चीज को समझिए कि गिरने की वजह क्या थी। ये जो सरकार है, ये अंदरूनी खींचतान का शिकार थी, अंदरूनी खींचतान का शिकार है। ये अंदरूनी खींचतान का शिकार थी ये सरकार, तो क्या ही कर पाती। अंदरूनी खींचतान के शिकार है, ठीक है। कौन सी सरकार? जनता पार्टी। यहां पे अलग ही वो चल रही है कहानी, ठीक है। फिर भी इस योजना में क्या हुआ? इस योजना के कुछ मुख्य कार्य हैं, इस दौरान के कुछ मुख्य कार्य हैं। इस दौरान के कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया है ना? 44वां संविधान संशोधन कर दिया। चवालीसवां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन, और यह कह दिया गया कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। भाई, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होने का मतलब क्या है? मान लो समझाते हैं। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, और एक व्यक्ति का खेत यहां है। सरकार ने कहा कि चलिए हाईवे बनाया जाए। अब हाईवे जो है वो यहां से निकल के निकलेगा हाईवे, और अगर ये खेत सरकार को नहीं मिला तो ये हाईवे कुछ ऐसा होके जाएगा फिर इस तरीके से। तो एक तो लागत बढ़ गई, हाईवे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। अब इस आदमी का यहां पे खेत है, अब ये कह रहा है कि तो मेरा मौलिक अधिकार है, तुम छीन के दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा, आर्टिकल 32 से तुम्हारा हवाई जहाज बना दूंगा मैं, फंडामेंटल राइट है मेरा। तो ऐसे में ये सब चीजें थी। देश के विकास में संपत्ति का ये जो अधिकार था, ये कहीं ना कहीं आड़े तो आ रहा था। तो संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया। 44वां संविधान संशोधन होता है, और क्या हुआ? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर, मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। श्रेणी से बाहर कर दिया गया। देखिए, अगर आप ये कहें कि सत्ता में रह के कौन सा अच्छा काम होता है, कौन सा बुरा काम होता है, तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, सत्ता में रह के वही काम अच्छा होता है जिसको जनता चाहती है, जिसको जनता चाहती है। कुछ ऐसी भी निकम्मी सरकारें दिन दुनिया में हैं जो ये कहती हैं कि किसी एक विशेष धर्म जाति के लोगों को मार दीजिए, वो इसी आधार पर सत्ता में टिकी हुई हैं। अब पूरी दुनिया तो उनकी बुराई करेगी कि भाई ये तो देखो बड़ा खराब काम है, लेकिन आप समझिए सत्ता में टिकने का उनका वही आधार है। और कैसे वो सत्ता में टिके बताइए? अगर वो सत्ता में इसी तरीके से टिकते हैं लोग, मतलब जो भी काम करो वो जनता को भाना चाहिए। यहां पर मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं, एक मामला है शराबबंदी। शराबबंदी की भाई शराब को बैन कर दिया जाए। देखिए, शराबबंदी अच्छी है या बुरी, इस पर तो बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसकी कोशिशें कई बार की जा चुकी हैं, लेकिन यहां से कुछ नेगेटिव ही निकलता है, उल्टा ही पड़ जाता है सरकार पे।
लोग अल्टरनेट्स खोज लेते हैं, तस्करी को बढ़ावा मिल जाता है ना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जो चीज बहुत ज्यादा चलन में है, अगर तुम उसे अचानक से बंद कर दोगे तो ऑब्वियस बात है कि लोग उसके आदी हैं। आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो, वो तो चीज होगी ही होगी। और मेरे प्यारे भाई साथियों, मैं तुम्हें बता दूं कि भ्रष्टाचार खून में होता है। 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में जब हमने परिभाषा पढ़ी कि व्हाट इज करप्शन, तो करप्शन की एक परिभाषा यह भी है कि करप्शन जो है ना, करप्शन के पीछे एक लालची परिवार है। और मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे कोई भी आदमी ऐसा है जिसको लालच नहीं है। जहां जहां लालच होगा वहां वहां भ्रष्टाचार होना ही होना है। तो एक इनकी योजना क्या थी? एक इनकी योजना थी कि शराबबंदी को लागू किया जाए, है ना। हालांकि ये सब चीजें उल्टे लिए गए। शराबबंदी, शराबबंदी एक योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया। ये जो सस्ते गल्ले की दुकान होती है ना, इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार हुआ। और ये सब कब तक चला? जब तक जनता पार्टी की सरकार रही। जनता पार्टी की सरकार इसी दौर में रही है। ये 2 साल के लिए ही क्या थी? जनता पार्टी की सरकार रही है। ये जनता पार्टी की सरकार का भी कार्यकाल है। ये क्या है? ये जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल भी है। ये जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल भी है। सरकार का कार्यकाल है जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यही जो है जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल था। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखिए। चलो अब आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय, सॉरी 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से शुरू हुई और 1985 तक चली। मैंने आपको बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हो चुकी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी की क्या हो चुकी है? सत्ता में वापसी हो चुकी है। इसमें जो ध्यान दिया गया, इसमें रोजगार सृजन कि भाई रोजगार कैसे बढ़ेगा, है ना। इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि पर फोकस किया गया। इसमें देखिए, इंदिरा गांधी जी के कुछ नारे कुछ ऐसे थे खास जो बड़े जबरदस्त हैं, है ना, है ना। कुछ बड़े जबरदस्त नारे हैं। ठीक है, जैसे उनका यह कहना था कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। समझ रहे हो? तो वो सब चीज फोकस की जाती थी। इसमें भी गरीबी का उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि पर फोकस किया गया। रोजगार वृद्धि पर फोकस किया गया। रोजगार वृद्धि पर फोकस किया गया। मैं आपको यहां एक चीज जो है, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं। ध्यान से देखने से पता चलता है कि सरकार कितनी कोशिश कर रही है। कि सरकार जो है वो कितनी कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की, कि देश की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। लेकिन बावजूद इसके एक बात नहीं समझ में आ रही थी सरकार के, कि हो क्या रहा है। बोले जी क्या बात होगी साहब? बोले यार इतना कोशिश कर रहे हैं, खूब सब्सिडी भी दे रहे हैं,
रोजगार पे बात कर रहे हैं, हम गरीबी पे बात कर रहे हैं। और अब तो सरकार भी पर हमारी स्थायित्व में है, ऐसा नहीं है कि उठापटक की सरकार है, आया राम गया राम की सरकार है। ऐसा कैसे है? ऐसे कैसा हो रही है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं? देखिए क्या थी कि 1951 से लेकर, मैं एक बात पे यहां फोकस करवाना चाहूंगा, वर्ष 1951 से लो आप, से लेकर 1980 तक खूब कोशिश हो रही है। खूब कोशिश के बावजूद, खूब कोशिशों के बावजूद जो वृद्धि दर है वो 3 से 3.5% के बीच में है। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमसे तेज दर से तरक्की कर रहा है। भाई, इतने मूर्ख लोग अगर हमसे ज्यादा तरक्की करें तो हमें उनकी मूर्खता को तो छोड़ो, हमें अपनी अकलबंदी पे शक होने लगेगा। भाई पाकिस्तान में अब गोबर कंट्री है ना, पाकिस्तान से क्या उम्मीदें हैं? लोग कहते हैं जी बड़े बड़े हथियार है, इनमें हथियार बनाने की अकल होती तो महाराज ये सबसे पहले रोटी बनाते, आटा बनाते, ब्रेड बना लेते। वो तो है नहीं, हथियार बना लेंगे ये। तो एक ऐसा देश जो तमाम तरह के डिक्टेटर का शिकार हुआ, वहां पर तानाशाही चल रही है, जब फौज के जनरल ही माई बाप हैं, प्रधानमंत्री को लोग फांसी पर लटका देते हैं, किसी की भी हत्या कर देते हैं, ऐसा देश हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। ये सोचने वाली बात थी कि आखिर हम में क्या कमी हो रही है। हम तो लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी है। यही देखिए क्या हो रहा था कि बावजूद भारत की वृद्धि दर थी, वृद्धि दर 3 से 3.5% तक रही, तक थी। ये जो वृद्धि दर थी, एक प्रोफेसर हैं राजकृष्ण, उन्होंने कहा कि यह हिंदू वृद्धि दर है। प्रोफेसर राजकृष्ण क्या कहते हैं? इसे हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी गई। जो प्रोफेसर राजकृष्ण थे, इसको हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। जो प्रोफेसर हैं राजकृष्ण, उन्होंने कहा कि यह हिंदू वृद्धि दर है, इसे हिंदू वृद्धि दर कहा। और यह बात एक बिल्कुल समझ में आती है कि यह कोई खास दर तो है नहीं, यह कोई खास दर नहीं है। अगर इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम इस ग्रोथ रेट से डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा मामला अच्छा निकल के नहीं आ रहा। देखिए अब यही कोशिश होगी, गरीबी का उन्मूलन है, रोजगार की वृद्धि पर फोकस किया, साथ ही देखिए आप ना अपने देश में तरक्की तभी करवा सकते हो जब इन्वेस्टमेंट हो। असल में क्या है, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मिनट समझ लीजिए प्लीज, यहां देखिएगा प्लीज, एक मिनट यहां मैं समझाना चाह रहा हूं, देखिए प्लीज। 1980 तक अगर हम देखें, यहां मैं समझा रहा हूं केवल, और खासकर 1990 तक हमारे देश में कुछ बातें ऐसी थीं जो हमें याद रखनी है। जैसे एक लाइसेंसी राज था, एक लाइसेंसी राज जैसी व्यवस्था थी कि आप कुछ भी करने चलो तमाम तरह के लाइसेंस आपको, जैसे हम कई बार कहते हैं जी वो एनओसी लेकर आओ, है ना, कि एनओसी लाओ, है। और देश में सरकारी हस्तक्षेप ज्यादा है। सरकारी हस्तक्षेप क्या था, बहुत ज्यादा हो रखा है। और सरकारी हस्तक्षेप में जो सरकारी अधिकारी हैं वो बड़ा परेशान कर देते थे, जिसे लाल फीताशाही कहा गया, जिसे रेड टेपिज्म कहा गया। दूसरी, समृद्धि दर बहुत ज्यादा नहीं थी, समृद्धि दर जो है वो डाउन है। देश में रोजगार ही नहीं है, रोजगार ही नहीं थे। तो जब रोजगार नहीं है तो आपकी डिमांड क्या होगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। और डिमांड भी जब कम हो जाएगी तो आप समझो कि उद्योग धंधे कहां से ही कोई उद्योग धंधे लगाएगा। यानी कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी देश की हालत ठीक नहीं है, देश के हालात ठीक नहीं है। और जब ऐसा नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा कहां से आएगी, विदेशी मुद्रा आएगी कहां से? और जब आपके देश में फॉरेन करेंसी है ही नहीं तो तुम कैसे तो डीजल खरीदोगे, कैसे तुम पेट्रोल खरीदोगे भैया? और हमारी या तो फिर तुम अपनी इकोनॉमी को यह कर दो कि बंद इकोनॉमी कर दो,
हमारा किसी से मतलब नहीं। और आपको मैं बता दूं कि बंद इकॉनमी कैसे हो सकती है, जब हम तमाम चीजों के लिए तो विदेशों पर आश्रित हैं, तो बंद इकॉनमी कैसे हो जाएगी? या तो इकॉनमी क्लोज कर दो कि ना तो हम किसी को कुछ बेचते ना किसी से कुछ मंगाते हम, वो संभव नहीं है। वो क्या नहीं है, वो संभव नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा संकट था। तो ऐसे में क्या हो रहा था, इन सब चीजों का परिणाम यह निकल कर आया कि भारत में कोई विदेशी निवेश नहीं आ रहा है ना। भारत में कोई विदेशी निवेश आ नहीं रहा है। पाकिस्तान, क्या बोले, पाकिस्तान के बारे में यह कह सकते हैं कि चाहे मजबूरी में ही सही, उसने हमेशा से ही अमेरिका, रूस, पश्चिमी देशों के पैर दबाए हैं। और चूंकि उसने इन सब लोगों के पैर दबाए हैं तो वो इसको ठीक ठाक पैसा दे रहे थे। पाकिस्तान तो शुरुआत से बिकने को तैयार खड़ा था। हम समय ले रहे थे कि यार हम देखें थोड़ा, है ना, समझे। अब पाकिस्तान में कल देखो एयरलाइन जो हो बिक गई। तो इसमें ये सब चीजें टेंशन में थी। तो लोगों को लगा कि ऐसा काम करते हैं जो लोग विदेश से आए हमारे पास, इसके लिए क्या जरूरी है। अब ऐसा नहीं है ना कि आपने विदेशियों किसी को बुला लिया, उसको डीएम साहब परेशान कर रहे हैं, पता चला वो ड्रम रख के गया था, रात को ड्रम चोरी हो गया, तो यार भाड़ में जाए, कैसा देश है ये, ना सड़क है, पहुंच रहा है वहां तक, बोले यहां फैक्ट्री लगी। भाई साहब फैक्ट्री तब लगेगी जब मैं यहां तक पहुंचूंगा। ट्रेड यूनियन बन गई हैं, मजदूर जो है उनके नेता हैं वो हड़ताल कर देते हैं। तो ऐसे में कौन आपके यहां उद्योग धंधे लगाएगा? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो था, इसको डेवलप करने की सख्त जरूरत थी। इसमें ही जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना को विकसित करने पर ध्यान दिया गया। को विकसित करने पर ध्यान दिया गया। आधारभूत संरचना को विकसित करने पर ध्यान दिया गया। अब सवाल यह आता है कि आधारभूत संरचना क्या होती है, बताइए। जो आधारभूत संरचना क्या है? इसमें सड़क है, इसमें सड़क, सुरक्षा है, बिजली है, बिजली है, और किसी भी चीज का जो निवेश है, निवेश करने की आदर्श परिस्थितियां पैदा करना, निवेश को आकर्षित करना, निवेश को आकर्षित करना, ये सब इसमें शामिल था। ताकि जब ये सब चीजें होंगी तो उद्योग धंधे लगेंगे, और जब उद्योग धंधे लगेंगे तो याद रखिए वहीं से आप जो है रोजगार, गरीबी, इन सब पे चोट कर सकते हो। गरीबी को मिटाना उद्देश्य होता है, वो रोजगार से। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसे ही पैसा बांटते हैं, हेलीकॉप्टर मनी तो नहीं चलता, ठीक है। आगे देखिए साहब, इसी पंचवर्षीय योजना में एक घटना होती है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है ना, ये याद रखिएगा। इसी पंचवर्षीय योजना में, इसके दौरान ही इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती। मैं ये बात आपको मैं क्यों बता रहा हूं, जरा समझिएगा। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी क्या बनते हैं? देश के नए प्रधानमंत्री। देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, राजीव गांधी इंदिरा गांधी जी के बड़े लड़के हैं, विदेश से पढ़े लिखे हैं। और बस थोड़ी बात में ज्यादा बात समझनी यह है कि जो राजीव गांधी हैं वो एक ब्रॉड माइंडेड लड़के हैं। और अगर मैं ये कहूं कि देखिए सत्ता का बचाना तो हर किसी का लोभ होता है कि सत्ता तो कोई नहीं होना चाहता, इससे इतर बात करते हैं। वो वास्तव में देश में आधुनिकीकरण चाहते थे, तरक्की चाहते थे। टीवी लाए, कंप्यूटर लाए,
पंचायतों को अधिकार देना चाहा उन्होंने, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि 1991 में जिस तरह की एक घटना होती है, उस घटना के बाद उनकी हत्या कर जाती है। अब होगी 7वीं पंचवर्षीय योजना। और याद रखिएगा कि जब राजीव गांधी हैं, राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद फिर से देश एक बार ऐसे हालातों में चला जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तय नहीं है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये तय नहीं था। और ये हम आपको कल बताऊंगा ना, ठीक है भाई, धन्यवाद।